ये लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, जो L1 है, वहाँ धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर हो जाते हैं तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है तो जीरो हो जाती है, तो उसको हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। तो जनरली जो सैटेलाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे घूमते हैं, किसी के द्वारा घूमते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य धरती के इर्द गिर्द घूमता है, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, पर ये सैटेलाइट कोई भी प्लैनेट भी नहीं है, सन भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, परंतु एक L1 पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये एक सर्कल जो है 178 डेज में पूरा करेगा। तो उससे एडवांटेज ये है कि हम सन को 24 घंटे दिन में देख सकते हैं और 365 डेज ए ईयर देख सकते हैं। तो उसको सन के फोटोग्राफ, सन का स्पेक्ट्रा देख सकते हैं। परंतु जो बेसिक ये VLC है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये सन को स्टडी नहीं करेगा, बट सन का वायुमंडल स्टडी करेगा। उसका तापमान जो है तकरीबन मिलियन डिग्री है, 1 to 2 मिलियन डिग्री। तो परंतु ये क्लियर नहीं है कि सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है, सूर्य वायुमंडल का टेम्परेचर जो है मिलियन डिग्री है। जनरली इफ वी गो बाय लॉज ऑफ फिजिक्स के तरीके से सोचो तो जब हम हीट के सोर्स से दूर होते हैं तो गर्मी घटती जाती है। जैसे आप ओवन के पास बैठे हुए हैं तो दूर जाओ तो टेम्परेचर आपको गर्मी कम लगती है, परंतु यहाँ अब उल्टा हो रहा है। सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है, पर वायुमंडल का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री है, 10 लाख डिग्री है। तो ये कैसे होता है? साइंटिस्ट अभी भी इस दुविधा में है, ये कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि जनरली साइंटिस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वो एनर्जी जो होती है डिपॉजिट जो होती है प्लाज्मा को हीट करता है, परंतु एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होते हैं उसके बारे में हमें अभी नहीं पता है। कैसे बनता है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, परंतु जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस सेटिस्फाई नहीं होते। तो जैसे हमने नोरिकुरा क्रोनोग्राफ यूज़ करते हुए जापान में ऑब्जर्वेशन ली, आउटर एटमॉस्फेयर स्टडी किया, तो हमें पता चला कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस हैं। तो जो एक्लिप्स के दौरान हम करते हैं, एक्लिप्स कुछ मिनट के लिए रहता है, तो वो 4 या 5 मैक्सिमम 7 मिनट के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड जो क्रोनोग्राफ है बेस्ट सीइंग, जैसा वेरी हाई एल्टीट्यूड 11,000 फीट 12,000 फीट पर आप जाते हैं तो आपको स्काई ज़्यादा ब्लू दिखता है, तो वहाँ आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, वहाँ भी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं मिल पाते। तो इस चक्कर में हमने सोचा कि जो स्पेस क्रोनोग्राफ से ऑब्जर्व करें दैट विल बी द बेस्ट। तो इसीलिए हमने प्रपोज किया 2006 में। जनरली हुआ था क्या, हमने 10 एक्सपीडिशंस की, तो उन दौरान हमें सफलता मिली, उनका एक्सपीरियंस और फिर जो क्रोनोग्राफ की ऑब्जर्वेशंस ली हमने उनका एक्सपीरियंस, उन सब को मिला के हमें पता चला कि हमें स्पेस में जाना चाहिए अगर हमें कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन चाहते हैं, अगर हम सोल्यूशन चाहते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं कि तापमान मिलियन डिग्री क्यों पहुंचता है और इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों है कोरोना की। तो कोरोना की डिफरेंट एमिशन लाइंस हैं, जैसे आयरन 13 लाइन, आयरन 14 लाइन, आयरन 11 लाइन। तो वो जो लाइंस हैं तो उनका मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो आयनाइज्ड प्लाज्मा है, वहाँ न्यूट्रल प्लाज्मा नहीं है, सारा प्लाज्मा है। तो एक आइटम से मतलब 13 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो उसके
बाद उसको आयरन 14 लाइन मिलती है जो 5300 एंगस्ट्रॉन्ग पर होती है। तो उससे हम डिफरेंट टेम्परेचर प्लाज्मा स्टडी करते हैं। जैसे हमने 3 एमिशन लाइन चूज की हैं। तो बेस्ट एडवांटेज इज दिस इज, ये सब कुछ हम पहली बार कर रहे हैं। जो दूसरे सैटेलाइट्स हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, यूएसए ने किए हैं, यूके ने किए हैं, यूरोप ने किए हैं, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो करते हैं लो रेजोल्यूशन करते हैं। लो रेजोल्यूशन मीन्स इन दी अल्ट्रावायलेट रेंज, सॉफ्ट एक्सरे रेंज, हार्ड एक्सरे रेंज। तो वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हमें जितनी कि हम इस विजिबल एमिशन लाइन से कर पाएंगे। तो वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली जो मेरे कोलीग्स जापान और यूएसए में दोस्त थे, जब मैं उनसे बात की कि मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा हूँ, ऐसा सैटेलाइट वीएलसी बनाने की सोच रहा है, तो उन्होंने कहा ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप हमारे जैसा बना लो, वो सिंपल होगा। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कोई यूनिक चीज़ हो, मतलब वही जो चीज़ आप कर रहे हो वही करूँगा तो मेरे को आई विल बी जस्ट फॉलोइंग यू। तो मैं जो आप कर रहे हो वो नहीं करना चाहता, समथिंग यूनिक। तो ये जो पेलोड है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो वी आर फर्स्ट टाइम डूइंग एमिशन लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन 3 लाइन्स साइमल्टेनियसली। दूसरे लोग करते हैं, एक लाइन में कर दिया, फिर दूसरी लाइन में कर दिया, फिर तीसरी लाइन में कर दिया, तो उससे एट द सेम टाइम हमें डाटा नहीं मिल पाता। तो हम इसको साइमल्टेनियसली करेंगे, जो ये एडवांटेज है। अलग है अल्ट्रावायलेट बैंड, अगर आम आदमी समझना चाहे तो क्या? नहीं, एक्चुअली अल्ट्रावायलेट बैंड जो है वो तो कर चुके हैं लोग। ये कोरोना वेरी टेम्परेचर हाई है, तो उसके साथ अल्ट्रावायलेट भी आती हैं, एक्सरे भी आता है, सॉफ्ट एक्सरे भी आता है, सारी रेडिएशन आती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर आयोनाइज करता है। जो आयोनाइज करता है, तो अगर आयोनाइजेशन वेरी करती है तो हमारे पास हार्ड रेडिएशन ज़्यादा आ सकती हैं अर्थ पर, तो दैट कैन कॉज स्किन कैंसर्स एंड अदर थिंग्स एक्सेट्रा। इसलिए ये स्टडी और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अल्ट्रावायलेट वेरिएशन कैसे होती हैं, कितनी होती हैं। विजिबल बैंड में तो तकरीबन ओनली 0.2% होती है, परंतु अल्ट्रावायलेट में 30-40% होती है। जब सोलर फ्लेयर्स होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, तो जब कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं तो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल वहाँ से अमिट होती हैं। जब वो धरती के एटमॉस्फेयर में पहुँचती हैं तो वो एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो दे कैन डिस्ट्रॉय योर स्पेस वेदर आल्सो। जैसे सैटेलाइट्स हैं, ये हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। पर अगर वो और भी स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जहाँ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि वो चार्ज क्रिएट कर सकती हैं। अगर चार्ज क्रिएट करती हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड होती है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड डैमेज होता तो आपकी अप्लायंसेस वो ग्रिड डैमेज हो जाती हैं। तो इन सब को ध्यान के रखते हुए ये स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उनको स्टडी करें, कब वो ओरिजिनेट होती हैं, कब वो एक्सेलरेट होती हैं, क्योंकि अराइवल टाइम ऑन अर्थ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो अर्थ पर कब पहुंचती हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो हम कर रहे हैं, ऐसा डाटा पहले कभी नहीं आया। हम हर मिनट पर उसकी इमेज लेंगे, तो वो इमेज 24 घंटे लगातार चलती रहेगी, 365 डेज ए ईयर चलती रहेगी। तो जब भी वो होगा तो हम उसको एनालाइज करके तो उसको बता सकेंगे एंड विल टेक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स, तो भी उससे क्या उसके सेफ गार्ड कर सकते हैं। पूरा उसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 का टोटल है टू स्टडी सन एज ए टोटल, ठीक है ना। जनरली क्या हुआ है
कि जितने भी पेलोड गए हैं वो एक स्पेसिफिक टारगेट मिशन के लिए गए हुए हैं। तो हमने 7 पेलोड बनाए हैं ताकि हम चंद्रमा की सूर्य की हर चीज़ को स्टडी कर सकें, सूर्य को भी स्टडी कर सकें, उसका आउटर एटमॉस्फेयर भी स्टडी कर सकें, जहां उसकी चार्ज पार्टिकल निकल के आती हैं उनको भी स्टडी कर सकें। उसके 7 पेलोड हैं। 4 पेलोड तो उसको रिमोट कंट्रोल सेंसिंग है, जैसे आदित्य VLC-1, VLC, सूट, दूसरे पेलोड जो हैं सॉक्स, हार्ड एक्सरेज, और बाकी जो 3 पेलोड हैं वो इंस्टीट्यू है। वो एक्चुअली प्लाज्मा का सैंपल लेंगे और प्लाज्मा के सैंपल को एनालाइज करेंगे कि उनमें कैसी चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्टडी अभी तक नहीं हुई है। और VLC का भी जो एक एम है विजिबल इमिशन लाइन कराने का, स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कोरोना। कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत वीक है, मच वीकर। तो वो वीक को स्टडी करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट बनाने चाहिए जो कि स्टेट ऑफ आर्ट होने चाहिए। तो हमने ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर सकें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सोलर कोरोना। एक सवाल और, तो लोग यहाँ से कंट्रोल सेंटर से कमांड भेज पाएंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे कि वो सारे सेल्फ ऑटोमेटेड होंगे, वो अपने आप सब कुछ करेंगे? नहीं, क्या होगा कि ये इट इज सेमी ऑटोमेटिक मोड। तो क्या होगा कि हम वीकली प्रोग्राम बनाएंगे, तो डेली प्रोग्राम बनाएंगे। जब सैटेलाइट हमारी विजिबिलिटी में आ जाएगा तो हम 24 घंटे का प्रोग्राम है अपलोड कर देंगे। डिफरेंट 7 इंस्ट्रूमेंट हैं, सातों का साथ जो प्रोग्राम अपलोड कर देंगे और जो प्रोग्राम बना के भेजेंगे उसी के हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट लेते रहेंगे। जब नेक्स्ट डे वो विजिबिलिटी में आएंगे तो हम डाटा डाउनलोड कर लेंगे, तो नेक्स्ट दिन का प्रोग्राम अपलोड कर देंगे। तो इट इज़ सेमी ऑटोमेटिक मोड। सो प्रोग्राम चेंज करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आज क्या करना है, कल को क्या करना है, परसों को क्या क्या करना है, तो वो सारा डिपेंड हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डाटा आ रहा है उसको स्टडी करेंगे। उसकी बेसिस पर हम अपने पैरामीटर चेंज करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। तो ये चलता रहेगा, डेली अपलोड। सर कितना वक्त लगता होगा? मिशन की बात करें, जो पेलोड्स हैं इनमें जो कोटिंग्स लगी है, किस तरह की कोटिंग लगी है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर वहाँ पे हो रहा है और फिर भी ये इक्विपमेंट जो है पेलोड्स काम करते हैं, कैसे बचाते हैं आप इनको? यहाँ ऐसा होता है कि अगर आप ये येलो कोटिंग ना लगाओ तो सूर्य की रेडिएशंस आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, तो सैटेलाइट में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, आपके इंस्ट्रूमेंट में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो आपका टेम्परेचर जो होगा 120 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। और चक्कर ये है कि फ्रंट टेम्परेचर तो 120 डिग्री हो गया, बट बैक टेम्परेचर जो होगा -70 डिग्री होगा, जो शेडो में पोर्शन होगा -70 डिग्री होगा। तो ये टेम्परेचर अनॉमली हो जाती है, तो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करना बंद कर देंगे, आपका काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इनकी जो पेलोड होता है, सैटेलाइट होता है, इसको माइलर शीट से, गोल्ड प्लेटेड माइलर शीट से कवर कर देते हैं। इसकी काफ़ी सारी लेयर बनाते हैं हम, 5 या 7 लेयर। सिमुलेशन करते हैं कितना हीट आ रही है, कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, कितनी रेडिएशन वहाँ पड़ेगी। उस हिसाब से आप 5 या 7 लेयर एक गोल्ड प्लेटेड माइलर शीट की उस पर रैप कर देते हैं। तो गोल्ड की खासियत ये है, एक तो ये टेम्परेचर सहन कर लेता है रेडिएशन से, एक है इसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, 99.9%। जो अगर सिल्वर कोटिंग करेंगी तो वो सिल्वर, एक तो उसके ऑक्साइड होने की चांसेस कम रहते हैं, अगर ऑक्साइड हो गया तो रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम सिल्वर नहीं यूज़ करते, तो इसलिए गोल्ड यूज़ करते हैं, सोना यूज़ करते हैं। तो उससे जो रिफ्लेक्टिविटी है 90, तो सारी रेडिएशन तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, फिर भी जो 0.001% ऑब्जर्व होती हैं, उससे टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 22-23 डिग्री है। तो हमारा जो
सैटेलाइट का जो इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर होगा 22 डिग्री होगा, मेंटेन करेंगे, परंतु जो कैमरास हैं वो -5 डिग्री पर रहेंगे और -17 डिग्री पर रहेंगे, क्योंकि वहाँ अगर 22 डिग्री पर तो नॉइज़ बहुत पहुँच जाती है। आप भी देखे होंगे जो आपके CCD कैमराज वगैरह होते हैं उनको कूल करके रखते हैं ताकि उसकी नॉइज़ रेशो कम रहे, तो इसीलिए ये गोल्ड प्लेटिंग की जाती है।